व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक और जिन्हें मैं बेहद सम्मान करता हूं और हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं, ऐसे आदरणीय श्याम बिहारी जी मिश्र, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल जी गुर्जर और हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंडित रामविलास जी शर्मा, श्री घनश्याम जी अग्रवाल जो आपके समक्ष इस मंच का संचालन कर रहे थे, श्री मनोहर लाल जी हमारे दिल्ली के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वैसे ही व्यापारियों के लिए जूझने वाले, संघर्ष करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के रविकांत जी गर्ग और हमारे श्री अशोक जी गोयल। बराबर मैंने देखा है प्रदेश में कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सचमुच जो संघर्ष करता रहता है, ऐसे व्यक्तित्व ये दोनों लोग हैं। प्रहलाद जी खंडेलवाल ये हमारे उड़ीसा के, और श्री किशोर जी मेहता मुंबई, श्री कैलाश जी अग्रवाल दिल्ली से, और हमारे उमेश जी अग्रवाल, अब उनसे तो अच्छी तरह आप लोग परिचित हो ही चुके हैं। यहां की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले रखी है, और मैं जानता हूं कि उमेश जी अग्रवाल की व्यवस्था में कहीं पर कोई त्रुटि नहीं आ सकती है, कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। और इस कार्य समिति में उपस्थित मेरे सभी सदस्य बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है, आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है। मुख्य अतिथि के रूप में मुझे इस कार्य समिति को संबोधित करने के लिए आपने आमंत्रित किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि सलाम दुआ अथवा नमस्कार, प्रणाम अथवा स्वागत का कार्यक्रम एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। जहां तक व्यापार प्रकोष्ठ का है, मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में व्यापार प्रकोष्ठ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई यह कह सकता है कि व्यापार प्रकोष्ठ की आप इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों मानते हैं? व्यापार प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका मैं इसलिए मानता हूं कि सचमुच भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई थी तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की दार्शनिक अवधारणा के प्रति जितना व्यापारी समाज प्रतिबद्ध रहा है, जितना व्यापारी समाज कमिटेड रहा है, आज के कुछ वर्षों पहले यह कमिटमेंट, यह प्रतिबद्धता किसी दूसरे समाज की नहीं थी जितनी की व्यापारी समाज की हुआ करती थी। प्रारंभ में भारतीय जनसंघ को जो ताकत मिली है वह आपके द्वारा ही मिली है। यदि आपने वह ताकत न दी होती तो मैं समझता हूं कि आज समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ न जुड़ पाते और भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़ी न हो पाती। यह श्रेय आपको जाता है कि प्रारंभ में जो आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी है, उसी का यह परिणाम है कि हिंदुस्तान के शेष पेशे से लगे हुए लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना प्रारंभ किया, और भारतीय जनता पार्टी को इस हालात में लाकर आपने एक समय खड़ा कर दिया था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुई। मैं तो कहता हूं कि आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भारत में पैदा हुई, लेकिन एक भी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी से अपना राजनीतिक कद बड़ा नहीं कर पाई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अकेली किसी एक राजनीतिक पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से भी अपना पॉलिटिकल स्ट्रेचर, अपना राजनीतिक कद बड़ा करने में सफलता प्राप्त की, तो अकेले भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना राजनीतिक कद बड़ा करने में सफलता प्राप्त की। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रारंभ में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का रहा है तो आपका रहा है। जहां तक व्यापार का प्रश्न है, मैं यह मानता हूं कि जैसे मनुष्य के शरीर में बैकबोन,
रीढ़ की अहमियत होती है, वहीं पर देश की अर्थव्यवस्था में यदि किसी चीज की सर्वाधिक अहमियत होती है तो वह व्यापार और व्यवसाय की होती है। और इस समय डिमांड एंड सप्लाई चेन जो है हमारे देश का, इस डिमांड एंड सप्लाई चेन का यदि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण यदि बिंदु यदि कोई है तो हमारे देश का व्यापारी है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो वितरण प्रणाली है, उसको सुचारू रूप से संचालित करने का काम यदि कोई करता है तो हमारा व्यापारी करता है। और यह बात मैं इसलिए कहता हूं, कारपोरेट रिटेल जिन क्षेत्रों में जाने की कल्पना नहीं कर सकता, जिन इंटीरियर्स में जाने की कल्पना नहीं कर सकता, वहां पर भी चले जाइए तो इस देश की वितरण व्यवस्था को संचालित करता हुआ कोई ना कोई खुदरा व्यापारी अथवा छोटा व्यापारी आपको नजर आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि देश के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सही तरीके से और प्रभावी तरीके से संचालित करने का काम यदि कोई करता है तो इस देश का व्यापारी करता है। इसीलिए मैंने कहा कि यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन इस व्यापारी के संबंध में चाहे हमारे रामविलास जी शर्मा जब विचार व्यक्त कर रहे थे, तो हमारे कृष्णपाल जी गुर्जर, सबने इस बात पर चिंता की कि व्यापारियों को व्यापार करते हुए जिस सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए वह सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सुरक्षा का संकट सबसे अधिक उसी के लिए पैदा होता है जो व्यापार करता होता है, अथवा प्रतिदिन जिसके पास व्यापार के माध्यम से कुछ न कुछ धन आता रहता है, उसी के लिए सुरक्षा का संकट सर्वाधिक खड़ा होता है। लेकिन मैंने देखा है केवल सुरक्षा का संकट ही नहीं है, और सुरक्षा के बारे में यदि कहूं तो केवल देश के व्यापारियों को ही यह सुरक्षा का संकट हो ऐसा नहीं है। आज के कुछ महीने पहले चीन के यूई नामक शहर में 2 हमारे भारतीय व्यापारियों का अपहरण कर लिया गया, लेकिन आज तक वह दोनों हमारे व्यापारी अभी तक अपहरण मुक्त नहीं हो पाए। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी और यह कहा कि हमारे जो 2 व्यापारी हैं जिनका अपहरण हुआ है चाइना के अंदर, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। और केवल 2 एडवाइजरी जारी करके इस सरकार ने अपने दायित्व की, अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री मान ली। बहनों भाइयों, मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि सरकार स्वयं ही इस संबंध में पहल करे। केवल एक इन राइटिंग एडवाइजरी जारी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि चाइना की गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्डअप करे कि हमारे भारत के जो 2 व्यापारी जिनका चाइना में अपहरण हुआ है उन्हें तत्काल मुक्त कराया जा सके और उनकी स्वदेश वापसी हो सके। यह व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम यह भारत सरकार करे। हमारे देश में भी जैसे कैश काऊ, जैसे दुधारू गाय होती है, इस रूप में व्यापारी को बहुत सारे लोग इसी नजरिए से देखते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि टैक्स वसूलने वाले जो अधिकारी हैं व्यापारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, व्यापारियों की पंचायत बुलाई थी, तो व्यापारियों की पंचायत में लोगों ने कहा कि उस समय सेल्स टैक्स लगता था, बिक्री कर। हमारे व्यापारी भाइयों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, यह जो सेल्स टैक्स अफसर हैं हमें बराबर जलील करते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, प्रताड़ित करते रहते हैं, जबकि हम सेल्स टैक्स की अदायगी करते हैं, हम इनकम टैक्स भी देने का काम करते हैं, फिर भी हम ही को जलील किया जाता है। और जैसे लगता है कि यह बराबर हम सभी व्यापारियों को एक अपराधी की नजर से देखते हैं। यानी कर यदि कोई चोरी करता है तो व्यापारी करता है, बड़ा से बड़ा दूसरे पेशे में लगा हुआ व्यक्ति यदि कोई टैक्स चोरी करता है तो उसे उतने हेय नजरिए से नहीं देखा जाता, लेकिन अब सामान्य व्यापारी को इस नजरिए से, भले ही वह टैक्स ठीक तरीके से जमा करता हो, लेकिन हेय नजरिए से देखा जाता है। तो उसी समय मैंने व्यापारियों को आश्वस्त किया था कि मैं जानता हूं इस सच्चाई को कि मान सम्मान स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य अपने जीवन में हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। इसलिए व्यापारियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा की गारंटी यह हमारी सरकार की है।
और उसी समय मैंने एक आदेश जारी किया था। सेल्स टैक्स का जो निर्धारण हुआ करता था वह बराबर सेल्स टैक्स ऑफिसर अपने विवेक के आधार पर करता था। मैंने कहा क्यों होना चाहिए, ताकि व्यापारी जो अपना सेल्स टैक्स का निर्धारण कम कराना चाहे वह सेल्स टैक्स ऑफिसर को कुछ पैसा दे दे और उस सेल्स टैक्स ऑफिसर की कुछ कमाई हो जाए और अपने आप उसका सेल्स टैक्स कम हो जाएगा। इस कारण विवेक के आधार पर मैंने कहा सेल्स टैक्स का उसी समय आदेश जारी किया था मैंने कि सेल्स टैक्स का निर्धारण कभी विवेक के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। सेल्स टैक्स का निर्धारण यदि किया जाना चाहिए तो तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसके बाद जब तक मैं मुख्यमंत्री था कोई व्यापारियों को अधिकारी जलील नहीं कर पाया था, उसे अपमानित नहीं कर पाया था। सत्ता में बैठे हुए लोगों की यदि नीयत साफ हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं व्यापारी ही नहीं बल्कि हर भारतवासी के मान सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा की जा सकती है, लेकिन उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। और व्यापार का कितना महत्व है यह भारतवासियों को बतलाने की जरूरत नहीं है। दुनिया की इंग्लैंड की एक विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर कितने वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक भारत को गुलाम बनाए रखा है। समाज जीवन में अथवा राष्ट्र के जीवन में व्यापार का कितना बड़ा महत्व होता है, मैं समझता हूं एक उदाहरण यह समझने के लिए पर्याप्त है। और जिस दिन हमारे देश के व्यापारी की कमर टूट जाएगी तो इस देश की अर्थव्यवस्था को भी दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है, गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। और यह बात मैं इसलिए कहता हूं कि विगत 8 वर्षों से केंद्र में जो कांग्रेस लed यूपीए गवर्नमेंट की सरकार चल रही है, आपने स्वयं देखा है, आप ये महसूस कर रहे हैं कि जब से यह कांग्रेस led यूपीए गवर्नमेंट आई है तब से महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। 2 साल के अंदर कई बार हो सकता है कि हमारी फिगर थोड़ी गलत हो जाए, कोई कहता है 16 बार, कोई कहता है 13 बार, 18 बार ब्याज की दरें, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी बार बढ़ाने की जरूरत पड़ी। आजाद भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। जैसे लगता है कि देश की, कंट्री की इकोनॉमी पूरी तरह से डिरेल्ड हो गई हो, पटरी से जैसे इस देश की अर्थव्यवस्था उतर चुकी है। हालत यह हो गई है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। और इतना ही नहीं, जीडीपी की ग्रोथ रेट 2012 के अंतिम ये जो 3 महीने जो गुजरे हैं उसमें जीडीपी की ग्रोथ रेट घटकर 5.6% हो गई। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इस समय तो 7% से नीचे जीडीपी की ग्रोथ रेट भारत की पहुंच चुकी है। लेकिन हम लोगों ने भी सरकार चलाई है इस देश में। कौन नहीं जानता उस आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत को, एनडीए की सरकार को। जब तक 6 वर्षों तक लगातार हमारी सरकार रही है, महंगाई पर पूरी तरह से काबू पाने में हमने शानदार सफलता प्राप्त की है। हम लोगों के समय में ग्रोथ रेट, विकास दर जीडीपी की तेजी के साथ बढ़ी। और 2004 में जब हम लोग सत्ता से हटे हैं तो 8.4% की जीडीपी की ग्रोथ रेट उस समय थी। लेकिन आज 8 वर्ष सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस led यूपीए गवर्नमेंट ने इस जीडीपी की ग्रोथ रेट को लाकर 7% से नीचे कर दिया है। यह बहुत सामान्य स्थिति नहीं है। आर्थिक दृष्टि से जिस भारत को हम एक ताकतवर भारत बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह हमारा स्वप्न कभी भी साकार नहीं हो पाएगा। राजस्व की प्राप्तियां जितनी होती हैं उससे ज्यादा राजस्व का खर्च होता है, यानी रेवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय वेलफेयर एक्सपेंडिचर यानी कल्याणकारी मामलों में वोट बैंक बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो खजाने से पैसा दिया जाता है, जिसे वेलफेयर एक्सपेंडिचर कहते हैं, वेलफेयर एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर से कई गुना, 10 गुना, 12 गुना अधिक भारत में हो गया है। कैसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? फिस्कल डेफिसिट 5.6% हो गई है। करंट अकाउंट डेफिसिट यह भी 4.5 या 4.6% कुछ आसपास इसी के है। हो सकता है कि 0.1, 0.2% की कोई गड़बड़ी हो, लेकिन लगभग यही है।